हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं आपका पेपर 1 में यूनिट 2 रिलेटेड है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड से। तो आज की क्लास आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड पर होगी और रिसर्च एप्टीट्यूड पर आज आपकी क्लास 1 है, ठीक है, लेक्चर 1 है। तो फ्रेंड्स, रिसर्च एप्टीट्यूड के यूनिट में आपको समझना होगा सबसे पहले कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको समझना होगा रिसर्च के टाइप्स, रिसर्च कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में समझेंगे रिसर्च के प्रकार को। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्या होती है, ठीक है, फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। तो आपको इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल एंड इंप्रिकल रिसर्च क्या होती है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव और इंप्रिको इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है, इसको आपको अच्छे से समझना है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो रिसर्च के टाइप्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझना है, ठीक है। हम रिसर्च टाइप में ही बात करेंगे। एक्शन रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद रिसर्च टाइप्स के बाद हम समझेंगे आपका पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं, ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको समझना होगा क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, इसका कहाँ यूज करते हैं, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में ये आपको समझना होगा। तो अभी हम रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक्स देख रहे हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को रिसर्च एप्टीट्यूड में कवर करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपको समझना होगा रिसर्च स्टेप्स को। तो रिसर्च कितने स्टेप्स में कंडक्ट की जाती है, ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं और इनसे रिलेटेड क्या सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए आपको समझना होगा फ्रेंड्स यहाँ पर वेरिएबल्स के बारे में। एक टॉपिक्स आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में वेरिएबल्स का होता है। तो वेरिएबल्स में आपको देखना होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केल को आपको समझना होता है। नॉमिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशो स्केल, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। नेक्स्ट आपको समझना होगा सैंपलिंग टाइप्स को। तो आपको यहाँ पर सैंपल के बारे में देखना होगा। दो प्रकार के सैंपल होते हैं आपके, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको समझना होगा रिसर्च एप्टीट्यूड में हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। दो प्रकार की यहाँ पर आपकी हाइपोथेसिस होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, तो आपको देखना है कि ये क्या होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस में ही आपको समझना होगा टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है, ठीक है। अल्फा एरर और बीटा एरर क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको यहाँ पर कवर करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दो वर्ड आप देख सकते हैं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर कवर करने होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। तो रिसर्च का मतलब, देखिए रिसर्च आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, री प्लस सर्च, ठीक है। री प्लस सर्च से मिलकर ये बना है। तो री का मतलब होता है दोबारा, अगेन, ठीक है, और सर्च का मतलब क्या होता है, खोजना। तो यहाँ पर इस रिसर्च का मतलब है दोबारा से किसी चीज को खोजना, ठीक है। रिसर्च का क्या मतलब है, दोबारा से किसी चीज को खोजना। तो फ्रेंड्स, जो ऑलरेडी चीजें हैं, जो हमारे चारों तरफ चीजें हैं, ठीक है, हम उन्हीं पर ही रिसर्च करते हैं। तो उन्हीं को ही हम और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। आप एक चीज समझिए कि हम जो भी जानते हैं, हमारी जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, वो पूरी नहीं है। हम किसी भी चीज के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं, उस पर और रिसर्च होने की जरूरत है, ठीक है। तो हम रिसर्च करते हैं तो और बेटर उस चीज को जान पाते हैं। तो आपको पता है कि साइंस टेक्नोलॉजी को आजकल देश के अंदर कितना बढ़ावा दिया जा रहा है।
है, ठीक है। आपको पता है कि टीवी के नए नए मॉडल आ रहे हैं। पहले टीवी कैसा होता था, वो डिब्बा टाइप होता था, ठीक है, लेकिन अभी जो है जो कितना अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो उस चीज पर रिसर्च हुई। तो टीवी तो पहले से ही था, ठीक है, लेकिन इस पर क्या हुई, रिसर्च हुई। रिसर्च का क्या मतलब है, दोबारा से खोजना। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज को कंप्लीटली नहीं जानते हैं, उसमें रिसर्च का स्कोप हमेशा रहता है, ठीक है। तो रिसर्च हम करते हैं ताकि अपनी लाइफ को और बेटर बना पाएं, चीजों को और अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। तो रिसर्च का मतलब ये होता है। तो फ्रेंड्स एक चीज और समझिए, यहाँ पर रिसर्च का जैसे ही नाम आता है तो आपके माइंड में आता होगा तुरंत साइंस, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो रिसर्च केवल साइंस में ही नहीं की जाती, रिसर्च किसी भी फील्ड में आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा हर चीज के ऊपर कुछ ना कुछ नया जानने का एक स्कोप हमेशा होता है, ठीक है। देखिए रिसर्च क्या होता है, एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स, ठीक है, इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो रिसर्च हम करते हैं किस लिए, न्यू फैक्ट्स को जानने के लिए, नई जानकारी के लिए हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। और एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, तो आप किसी भी ब्रांच में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप साइंस में रिसर्च करेंगे, आप किसी भी ब्रांच, नॉलेज की ब्रांच में रिसर्च को कर सकते हैं न्यू फैक्ट्स को जानने के लिए। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं हम कुछ नया जानते हैं, ठीक है, न्यू फैक्ट्स को जानते हैं रिसर्च के द्वारा। देखिए नेक्स्ट है आपका सिस्टेमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। तो जैसा कि बताया रिसर्च हम किस लिए करते हैं, रिसर्च क्या है, रिसर्च हम न्यू नॉलेज के लिए करते हैं, ठीक है। न्यू नॉलेज को प्राप्त करने के लिए एक सिस्टेमेटिक एफर्ट होता है रिसर्च, ठीक है। ऐसा नहीं है आप कैसे भी रिसर्च कर ले, तो रिसर्च के प्रॉपर स्टेप्स होते हैं कि कैसे आपको रिसर्च करना है, ठीक है। तो रिसर्च को सिस्टेमेटाइज्ड एफर्ट होता है किस चीज के लिए, न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए, ठीक है। देखिए सिस्टेमैटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। देखिए जो रिसर्च होती है फ्रेंड्स, रिसर्च करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम बोल दीजिए या फिर कोई क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आप आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, ठीक है। तो रिसर्च करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप रिसर्च तभी करेंगे ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए ही रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो सिस्टेमैटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, तो आपके पास सबसे पहले एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, आप उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए ही रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी, हमने यहां पर समझा कि आखिर रिसर्च क्या होता है, ठीक है। अभी हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक अच्छी रिसर्च क्या होगी, गुड रिसर्च के अंदर कौन कौन से गुण का होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है रिसर्च का, कि आपके पास किसी प्रॉब्लम का होना जरूरी है जिसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्वेश्चन होना जरूरी है आपके पास। तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, तो रिसर्च हमेशा किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ही फाइंड आउट करने के लिए की जाती है, ठीक है। एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन, तो जब भी आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, रिसर्च किस चीज के डेवलपमेंट पर बेस होती है, जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। तो जनरलाइजेशन क्या होता है, देखिए जब भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो हम रिसर्च कर उस नॉलेज को, ऐसी नॉलेज हम लेते हैं जो कि पहले से सीक्रेट थी, ठीक है, जो हमें नहीं पता था। आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं कोविड-19 का। तो जब कोविड-19 आया तो उसकी वैक्सीन के बारे में किसी को भी नहीं पता था, ठीक है। उसकी जो वैक्सीन थी, उसका जो सॉल्यूशन था वो एक तरीके से सीक्रेट था, लेकिन वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो था। लेकिन फ्रेंड्स हमें उस नॉलेज के बारे में पता नहीं था, तो फिर क्या हुआ, उस चीज पर रिसर्च हुई कि कैसे चीजों को किया जाए। तो आज कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो इतनी जनरलाइज हो चुकी है, इतनी सामान्य हो चुकी है कि हर किसी को पता है कि अगर आप इस वैक्सीन को लगाते हैं तो आप कोविड-19 ठीक हो जाता है आपका, ठीक है, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो जो रिसर्च होती है फ्रेंड्स, ये किस चीज पर एम्फेसाइज करती है, किस चीज पर बल देती है, वो चीजों के सामान्यकरण पर बल देती है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यकरण, किसी भी चीज को, ठीक है, जो पहले सीक्रेट थी, किसी को नहीं पता था, उस चीज पर रिसर्च करके, उस चीज पर नॉलेज प्राप्त करके उसको इतना जनरलाइज बना देना, इतना सामान्यकरण कर देना उसका कि उसके बारे में हर किसी को पता चल जाए, ठीक है, वो काफी जनरलाइज हो जाए। तो ये जो है आपका रिसर्च की एक विशेषता है। नेक्स्ट है आपका बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और एम्पिरिकल एविडेंस। तो जो रिसर्च होती है वो एक ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस पर आधारित होती है, ठीक है। पहले आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, देन आप कोई कंक्लूजन उसका देते हैं।
नेक्स्ट है आपका डिमांड्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्क्रिप्शन। तो रिसर्च करते टाइम जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होना जरूरी है रिसर्च के टाइम में आपका ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है रिक्वायर्स केयरफुली डिजाइंड प्रोसीजर एंड एक्सपर्टीज। तो रिसर्च करने के लिए एक डिजाइंड प्रोसीजर का होना काफी जरूरी है, यानी कि जो भी एक रिसर्च स्टेप्स होते हैं उनको केयरफुली फॉलो किया जाना चाहिए, और एक्सपर्टीज का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति रिसर्च कर सकता है, ठीक है। उसे उसके बारे के उस जिस भी चीज के बारे में रिसर्च करना है उसके बारे में नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सपर्टीज का होना जरूरी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी एंड लॉजिकल, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दो वर्ड को समझना है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, और सब्जेक्टिविटी क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका ऑब्जेक्टिविटी और ये है आपका सब्जेक्टिविटी, ठीक है। ये वर्ड आपने काफी बार सुने होंगे। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर सब्जेक्टिविटी होना चाहिए या ऑब्जेक्टिविटी, तो ये वैसे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिविटी का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिविटी का बेसिकली मतलब होता है कि आपको रिसर्च करते टाइम, ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी होता क्या है, ठीक है। देखिए, सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि हर व्यक्ति का अपने अपने विचार होते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में सब्जेक्टिव है, कोई विचार है, ठीक है। तो इस विचार के बारे में इसकी कुछ और राय हो सकती है, इस व्यक्ति की इसकी कुछ और राय होगी, इसकी कुछ और राय होगी, ये हो गया सब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव होती है एक सिंगल रियलिटी जो सच है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? एक सिंगल रियलिटी, जो भी चीज सच है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति इसके बारे में, सच के बारे में कुछ और कहेगा, इसके कुछ और विचार होंगे, नहीं, इन सबको सच मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये रियलिटी जो है ये सच है। तो ये इन सबका एक ही विचार होगा। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही है कि जो सच है इन सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, इन सब के अलग अलग विचार होंगे, ये सब्जेक्टिव होना होता है, ठीक है। तो रिसर्च करते टाइम आपको ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखना होता है। ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान क्यों रखना होता है? क्योंकि देखिए, आप एक पर्सन हैं, आपके कुछ विचार होंगे किसी चीज को लेकर, ठीक है। लेकिन आपको रिसर्च करते टाइम जो चीज सच है, जो रियलिटी है, उसको ध्यान में देना होगा, और जो आपके विचार है, आपका पहले से कुछ परसेप्शन हो सकते हैं, उनको साइड रखना होगा, वरना जो आपकी रिसर्च है वो वैलिड नहीं होगी, ठीक है, खराब हो जाएगी, वो जो है रियलिटी बेस्ड नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट, रिसर्च का और कैसा होना जरूरी है? तो ये मीनिंगफुली प्लान्ड, सिस्टेमेटिकली एग्जीक्यूटेड, केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। तो जब भी आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, वो प्लानिंग वे में होता है। तो अभी हम रिसर्च स्टेप की बात करेंगे कि कैसे रिसर्च होती है, ठीक है। तो मीनिंगफुली प्लान्ड होती है, फिर उसको आप सिस्टेमेटिकली एग्जीक्यूट करते हैं जब रिसर्च करते हैं, केयरफुली रिकॉर्ड करना होता है, आपको ध्यान रखना होता है कि कहीं अनबायस आपको रहना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके जो विचार हैं आप उस रिसर्च में अपने विचारों को ला दें, रियलिटी को जाने बिना, ठीक है। तो केयरफुली रिकॉर्ड करना होता है और रिपोर्ट करना होता है। तो यहां पर हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च जो होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी अच्छी रिसर्च होगी उसमें ऑब्जेक्टिविटी का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अपने विचारों को आपको नहीं उसमें लाना है, जो भी रियलिटी है, सच है, उसको आपको अपनी रिसर्च में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर रिसर्च की विशेषताओं को बहुत ही अच्छे से देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च टाइप्स। तो रिसर्च कितने प्रकार की होती है, इसको हम डिटेल, क्या विशेषताएं होती हैं, और आज की क्लास में हम समझेंगे आपका रिसर्च टाइप्स, ठीक है। रिसर्च कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से रिसर्च के टाइप होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए, तो रिसर्च टाइप्स में सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सामने डेस्क्रिप्टिव रिसर्च की, ठीक है। तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च आपका क्या होता है? फ्रेंड्स, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं वर्णनात्मक, ठीक है, वर्णनात्मक अनुसंधान, हिंदी में आप बोल सकते हैं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान। तो क्या होती है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च? तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में सिंपली किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी फिनोमिना यानी किसी भी घटना को आप सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया, किसी भी सिचुएशन को आपने ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। इन चीजों को आपने ऑब्जर्व किया किसी भी सिचुएशन की, और आपने क्या किया, सिंपली उसको डिस्क्राइब कर दिया, उसका वर्णन कर दिया। वर्णन कैसे करेंगे? आपने उस चीज को लिख दिया, ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर दिया कि ये चीज ऐसे 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 हुई, ठीक है। तो आपने किसी भी सिचुएशन या सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर दिया, वर्णन कर दिया, सिंपली ऑब्जर्वेशन के आधार पर, ठीक है। आपने उसके लिए कोई फील्ड में जाकर आपने कोई स्टडी नहीं की, कोई लोगों से आपने बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की, ठीक है, कोई टेस्ट
रन नहीं किया आपने लाइब्रेरी में, तो सिंपली डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको कोई टेस्ट वगैरह नहीं करना होता है, सिंपली चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना होता है और फिर उसको बस जो आपने समझा, जो आपकी नॉलेज बनी, जो आपने न्यू नॉलेज को प्राप्त किया, उसको डिस्क्राइब कर देना होता है, वर्णन कर देना होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिकली डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, हु, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आपका जवाब देना होता है, बेसिकली उस चीज का वर्णन करना होता है कि जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर आपको सिंपली डिस्क्राइब करना होता है, वर्णन करना होता है। तो ये होती है आपकी डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। देखिए डेस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी यहाँ पर समझते हैं टाइप्स ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी दो प्रकार की होती है, जिसको आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो दो प्रकार की होती है आपकी। सबसे पहले है आपके सामने क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, और दूसरी होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है। ये डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज ए टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी दैट एनालाइज डेटा फ्रॉम ए पॉपुलेशन और ए रिप्रेजेंटेटिव सबसेट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ठीक है। ये कीवर्ड है आपका, जिसको आपको यहाँ पर याद रखना है। तो फ्रेंड्स क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में रिसर्च करनी होती है, ठीक है। सपोज कीजिए आप एक बॉटनी के रिसर्चर हैं, बॉटनी के स्कॉलर हैं, ठीक है, रिसर्चर हैं। आपको रिसर्च करनी है एक बीज पर, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको रिसर्च करनी है एक बीज पर। आपको रिसर्च ये करनी है कि जो बीज है ये पौधा कैसे बनता है, फिर जो पौधा है ये पेड़ कैसे बनता है, ठीक है। इस पर आपको रिसर्च करनी है। तो आपको क्या करना है, तो आप अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, इसका मतलब है कि एक ही समय पर, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको ये रिसर्च करनी है। आप वेट नहीं कर सकते कि बीज जब पौधा बनेगा तो मैं उसको देखूंगा, पौधा जब पेड़ बनेगा तब रिसर्च करूंगा, नहीं। आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर इस रिसर्च को कंडक्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो आप एक बीज लेंगे, ठीक है। इसी बीज का जो कोई पौधा होगा आप उस पौधे को लेंगे, और इसी पौधे का जो पेड़ होगा, क्योंकि तीनों चीज एग्जिस्ट करती है ना, इसी पौधे का जो पेड़ होगा आप उसको लेंगे, ठीक है। और एक ही समय में आप इन तीनों पर अपनी रिसर्च को कर लेंगे, ठीक है। तो ये होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जिसमें आप एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में, ठीक है, किसी भी चीज पर रिसर्च करते हैं। आप यहां पर वेट नहीं करते हैं कि बीज का पौधा बनेगा या पौधा का पेड़ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है, देखिए A research design that involve repeated observations of the same variable over short or long periods of time, ठीक है। तो यहाँ पर कीवर्ड है आपके रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, ये कीवर्ड है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, सेम वेरिएबल्स और लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जिस भी चीज पर रिसर्च करते हैं, सपोज कीजिए आपने यहाँ पर किसी बीज पर रिसर्च की, ठीक है। तो बीज को आपको देखना है कि ये कैसे पौधा बनेगा और पौधा कैसे पेड़ बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अलग अलग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इस बीज को, सबसे पहले आपने बीज लिया और उस बीज को बो दिया, ठीक है। अब आपने बीज पर रिसर्च कर ली अपनी, अब आप वेट करेंगे कि ये बीज पौधा बने, ठीक है। तो आप तब तक वेट करेंगे जब तक ये बीज पौधा बनेगा। जब ये पौधा बन जाएगा फिर आप इसी पौधे पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। फिर आप वेट करेंगे कि ये पौधा जब पेड़ बन जाए, ठीक है। तब जब ये पेड़ बन जाएगा काफी टाइम बाद, तब आप इसी पेड़ पर रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पर एक ही चीज है, ठीक है, सेम वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है आपका, यही है ना, यही बीज पौधा बन रहा है, पौधा पेड़ बन रहा है, सेम वेरिएबल है और रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। आप एक ही चीज पर बार बार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और इस प्रकार की रिसर्च में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने हैरी पॉटर मूवी के बारे में सुना होगा। तो ये एक ऐसी मूवी है फ्रेंड्स, जब इसका जो हीरो होता है वो सबसे पहले बच्चा होता है, तो उस पर एक मूवी बनाई जाती है। जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर इस पर एक मूवी बनती है। ये हैरी पॉटर जो होता है, ठीक है, सेम एक्टर होता है। जो प्रोड्यूसर होता है यहाँ पर वो वेट करता है कि कब ये बड़ा होगा ये बच्चा, तभी हम इस पर दोबारा मूवी बनाएंगे। जब ये और बड़ा हो जाता है, सेम बच्चा, ठीक है, ये एक्टर जब और बड़ा हो जाता है तब इस पर मूवी बनती है। तो ये हैरी पॉटर मूवी के से भी आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने समझा डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स। तो यहां पर हमने दो प्रकार देखे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है।
अभी यहाँ से आपसे एक प्रकार का क्वेश्चन और बनता है, आपको यहाँ पर देखना होगा वेरियस पार्ट्स ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के और कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपसे 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में कौन सा आता है, इसीलिए आपको इसको देखना जरूरी है, ठीक है। तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के वेरियस पार्ट में सबसे पहले है सर्वे स्टडी, ठीक है। तो सर्वे स्टडी किसका पार्ट होता है, सर्वे स्टडी भी आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही पार्ट होता है। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्णनात्मक अनुसंधान, ठीक है। फिर बात करते हैं कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशनल स्टडी भी आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट है। देन आता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, तो ये भी आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट होता है। और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को हम डिटेल में समझेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। बस अभी आप देख लीजिए कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के कौन कौन से पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च भी डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, तो ये सारे जो पार्ट हैं ये आपके डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, तो ये भी डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। यहाँ पर आपको समझना है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बेसिकली क्या होता है, इट इज कंडक्टेड बिफोर द रिसर्च टू एक्सप्लोर वेयर लिटिल और नो रिसर्च इज डन। तो फ्रेंड्स एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब होता है जब कोई रिसर्च नहीं की गई होती है, ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या रिसर्च करने वाले हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। बस आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं उसके आधार पर जो आपका ऑब्जर्वेशन बनता है, फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या रिसर्च करनी है, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, जब तक कोई रिसर्च नहीं हुई है, बस आप ऐसे ही डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या रिसर्च करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इट इज कंडक्टेड बिफोर द रिसर्च, तो इसको रिसर्च करने से पहले इसको कंडक्ट किया जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को, टू एक्सप्लोर, चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, वेयर लिटिल और नो रिसर्च इज डन, जब तक कोई रिसर्च नहीं होती है तब हम इसको करते हैं, ठीक है। इट इज जनरली यूज्ड इन पायलट स्टडी। और जो आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है इसको कहाँ यूज किया जाता है, तो इसको पायलट स्टडी में यूज किया जाता है। यहाँ पर जो ये पायलट स्टडी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना है कि पायलट स्टडी क्या होती है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए समझते हैं कि पायलट स्टडी क्या होती है। तो पायलट स्टडी का दूसरा नाम है फीजिबिलिटी स्टडी। पायलट स्टडी को ही फीजिबिलिटी स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स पायलट स्टडी क्या होती है, आप देख सकते हैं पायलट स्टडी इज ए स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी स्टडी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द फीजिबिलिटी, time, cost, adverse events and improve upon the study design prior to performance of a full scale research project। तो बेसिकली पायलट स्टडी एक स्मॉल स्केल की रिसर्च होती है, ठीक है। आप एक छोटे लेवल पर, स्मॉल स्केल पर रिसर्च करते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई बड़े लेवल की रिसर्च करनी है, ठीक है, और आप जानना चाहते हैं कि ये बड़े लेवल की जो रिसर्च है, ठीक है, आपका जो फुल स्केल प्रोजेक्ट है ये कितना सक्सेसफुल होगा। तो इससे पहले आप एक क्या काम करते हैं, आप एक छोटे लेवल पर एक पायलट स्टडी करते हैं। आप सेम इसी का ही एक छोटी रिसर्च कर देखते हैं, जिसके द्वारा आप पता लगा लेते हैं कि ये जो रिसर्च है, ठीक है, फिजिबिलिटी, ये रिसर्च जो है आपकी सही हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसमें टाइम कितना लगने वाला है, कितनी कॉस्ट इसमें आने वाली है, और क्या सब इसमें जो है एडवर्स इवेंट हो सकते हैं, बुरी घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है, और किन चीजों को आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है, आपका स्टडी डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सब आप काम करते हैं एक फुल स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट को करने से पहले, ठीक है। तो आप इस बड़ी रिसर्च को करने से पहले एक छोटी रिसर्च, एक स्मॉल स्केल की रिसर्च करते हैं, जिसका नाम क्या है, पायलट स्टडी, जिसको पायलट स्टडी बोलते हैं सिंपली, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पायलट स्टडी क्या होता है। पायलट स्टडी का ही दूसरा नाम है फीजिबिलिटी स्टडी, ये आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि डेस्क्रिप्टिव स्टडी के, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के वेरियस पार्ट्स को, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो 8वां पार्ट भी ये आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एथनोग्राफिक रिसर्च ये किसका पार्ट है। तो ये पार्ट है आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का, ठीक है। और एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है, देखिए एथनोग्राफिक रिसर्च आपका होता है बेसिकली, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को आपको ध्यान में रखना होता है, इसमें आप कल्चर की स्टडी करते हैं, इसमें व्यक्ति विशेष क्या सोचता है ये चीज मायने रखती है, ठीक है। तो एथनोग्राफिक रिसर्च में ये 3 जो कीवर्ड मैं आपको बताई हूँ, की लाइन बताई हूँ, इनको आपको याद रखना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एथनोग्राफिक रिसर्च में किस चीज का ध्यान रखा जाता है, व्यक्ति विशेष का ध्यान रखा जाता है, व्यक्ति विशेष क्या सोचता है, इस चीज का ध्यान इस रिसर्च में रखा जाता है, ठीक है।
जबकि मैं आपको बताई थी कि एक रिसर्च के अंदर किस चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्जेक्टिविटी का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठता, ठीक है, वस्तुनिष्ठता का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि आपको आपके जो विचार हैं, आपकी जो राय है, आपका जो परसेप्शन है किसी चीज के बारे में, उसको साइड में रखकर रियलिटी को समझना होता है। जो भी रियलिटी है उसको देखना होता है, उसी को ही ऑब्जर्व करना होता है, उसमें आप अपने विचार को इंक्लूड नहीं कर सकते। ये होती है ऑब्जेक्टिविटी, जो कि आपको रिसर्च में इंक्लूड करनी होती है। रिसर्च करते टाइम ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वरना आपकी रिसर्च खराब हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो सोच है, विचार है, परसेप्शंस है किसी भी चीज के बारे में, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऐसे तो रिसर्च जो है वो गलत हो जाएगी, लेकिन ये जो सारे व्यक्ति हैं इनको अपने विचार, अपने परसेप्शंस को अलग रखकर एक ऑब्जेक्टिविटी को देखना होता है, एक रियलिटी जो सच है उसको देखना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एथनोग्राफिक रिसर्च में सब्जेक्टिविटी को देखा जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है कि अलग अलग इंसान क्या सोचता है, ठीक है। ये जो प्रत्येक इंसान है इनकी क्या राय है किसी चीज के बारे में, तो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, एथनोग्राफिक रिसर्च में। तो व्यक्ति विशेष क्या सोचता है ये इसके लिए मायने रखता है। जो हर एक पार्टिसिपेंट है इस रिसर्च में, उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो मायने रखता है। यहाँ पर हम लोगों के कल्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समझा डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के वेरियस पार्ट्स को, ठीक है। मैं आपको एक बार और दिखा दूं कि अभी हमने क्या समझा। देखिए, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आपका रिसर्च टाइप्स, रिसर्च कितने प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले हमने समझा डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है। इसके बाद हमने देखा डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स। तो यहाँ पर हमने दो प्रकार देखे डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के। पहला था आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में कंडक्ट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में एक लॉन्ग टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि आप सेम वेरिएबल पर बार बार रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस को करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा वेरियस पार्ट्स ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के वेरियस पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हमने काफी सारे इन पार्ट्स को देखा जो कि आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में आते हैं, ठीक है। ये भी आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही आता है, ठीक है। यहाँ पर हमने पायलट स्टडी को समझा इसी बीच में कि पायलट स्टडी या फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। नेक्स्ट हमने समझा एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, ये भी आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। अभी हम समझते हैं सेकंड टाइप। तो सेकंड है आपका फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च क्या होती है, ठीक है, ये दूसरा टाइप है। तो फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च क्या होती है बेसिकली, देखिए बेसिक रिसर्च में आप बेसिक रिसर्च किस लिए करते हैं, बेसिक रिसर्च आप कुछ नया सीखने के लिए करते हैं, कुछ नई थ्योरी आपको डेवलप करनी होती है, यहाँ पर कुछ नया नॉलेज आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थ्योरीज डेवलप करनी होती है, कुछ नया सीखना होता है फंडामेंटल रिसर्च में। एक बेसिक जो नियम होते हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूटन के गति के नियम हो गए, तो जब इसको सर्च खोजा गया होगा तो ये एक फंडामेंटल रिसर्च थी, बेसिक रिसर्च थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आप थ्योरी डेवलप करते हैं कुछ नया सीख कर, ठीक है। तो बेसिकली फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च का एम क्या होता है, तो एम टू इम्प्रूव साइंटिफिक थ्योरीज फॉर इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्शंस ऑफ नेचुरल और अदर फिनोमिना। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, जो थ्योरी पहले से ही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो थ्योरी पहले से ही है आप उनको और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, न्यू नॉलेज को प्राप्त करके कुछ नया सीख कर, ठीक है, ताकि आप जो नेचुरल फिनोमिना है, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनको और अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएं, उनका और अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाएं। प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो ये होती है आपकी फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च, जिसमें आप जो एग्जिस्टिंग थ्योरी हैं उनको और बेटर जानने का प्रयास करते हैं, कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, थ्योरीज को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च थी। तीसरा प्रकार आता है जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है आपका अप्लाइड रिसर्च। तो यहां पर हमें समझना है कि अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, बेसिकली यहां पर हम हमारी लाइफ की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं अपनी रिसर्च के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर किसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, अपनी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च क्या है, it is a methodology used in solve a specific practical problem of an individual or group, ठीक है। तो आप व्यक्ति विशेष की या किसी ग्रुप की जो लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, जो कि जो भी देखिए यहाँ पर आप समझिए, जो भी आपका ये जो बेसिक रिसर्च में आपने थ्योरीज को फाइंड आउट किया, ठीक है, सपोज कीजिए आपने न्यूटन के गति के नियम को फाइंड आउट किया, तो इनका यूज करके कैसे हम अपनी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर थ्योरी को फाइंड आउट किया, थ्योरी डेवलप की, अब आप इस थ्योरी का यूज कहाँ कर रहे हैं, आप इस थ्योरी का यूज कर रहे हैं अप्लाइड रिसर्च में, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में आप इसी थ्योरी का यूज कर रहे हैं, किस लिए, फॉर
सॉल्यूशन ऑफ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। तो आप किसी भी इंडिविजुअल की या ग्रुप की एक प्रैक्टिकल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप अप्लाइड रिसर्च का यूज कर रहे हैं इन थ्योरीज को यूज करके, ठीक है। तो आप कुछ यहाँ पर नया डेवलप कर दे रहे हैं। देखिए, It is used in business, medicine and education in order to find solutions। तो हो सकता है आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, लाइफ में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही हो, मेडिसिन यानी कि हॉस्पिटल यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी कोई प्रॉब्लम हो, एजुकेशन के क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाइड रिसर्च का यूज करेंगे, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में जो पहले से बनी बनाई थ्योरी है बस उनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। कुछ भी उससे नई आविष्कार कर दिया जाता है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, ठीक है। ये थी आपकी अप्लाइड रिसर्च, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत ही अच्छे से आपको सबके डिफरेंस को समझना है। नेक्स्ट आती है आपकी एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से समझना है। एक्शन रिसर्च क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली एक्शन रिसर्च को आप सिंपली समझिए, कोई भी कोर्स है, ठीक है, कोई भी काम इस तरीके से चल रहा है, तो कोई कोर्स चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च का क्या काम होता है, जो ये कोर्स चल रहा है, हो सकता है यहाँ पर बीच में इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाए बीच बीच में, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो कोई एजुकेशन का फील्ड है, एजुकेशन का कोर्स चल रहा है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस प्रॉब्लम को कोर्स के चलते हुए बीच में जो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो रिसर्च है उसको बोलते हैं हम एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो ये कोर्स चल रहा है, तो एक्शन रिसर्च को आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक इंटरवेंशन बेस्ड है, ये बीच में वो कर रही है, इंटरवेंशन कर रही है, ठीक है, बीच में इन्वॉल्व हो जा रही है। देखिए, एक्शन रिसर्च इट इज द स्टडीज कैरिड आउट इन द कोर्स ऑफ एन एक्टिविटी और ऑक्यूपेशंस टिपिकली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू इंप्रूव द मेथड्स एंड अप्रोच ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो इट इज द स्टडी कैरिड आउट इन द कोर्स। तो एक्शन रिसर्च अगर कोई कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो या कोई एक्टिविटी हो रही है किसी भी फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में हो सकती है, किसी भी फील्ड में, तो बेसिकली ये चीजों को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, उस मेथड को और इंप्रूव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए एक्शन रिसर्च को हम करते हैं, ठीक है। एक्शन रिसर्च में भी यही होता है, कुछ भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, बस यहाँ पर कोई कोर्स चल रहा होता है और बीच में ये चीज आती है, ठीक है। देखिए, दिस टाइप ऑफ रिसर्च हैज द ग्रेट पोटेंशियल फॉर एंश्योरिंग द इम्प्रूवमेंट इन वर्क सिचुएशन। तो जो भी वर्क सिचुएशंस होती हैं उसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस थ्योरी के, इस रिसर्च में ग्रेट पोटेंशियल होती है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। और जो एक्शन रिसर्च होती है आपकी, ये साइक्लिक इन नेचर होती है। नेचर में कैसी होती है, ये साइक्लिक होती है, ठीक है। इसके कुछ साइक्लिक स्टेप्स होते हैं। साइक्लिक स्टेप्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर जो भी इस कोर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करने के लिए आप पहले प्लान करते हैं, ठीक है। प्लान करने के बाद एक्ट करते हैं, एक्ट करने के बाद उस चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद वो चीज रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अगर वो चीज सही से काम नहीं करती है तो आप फिर से प्लान करते हैं, फिर से एक्ट करते हैं, फिर से ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए जो एक्शन रिसर्च है आपकी, वो नेचर में कैसी होती है, साइक्लिक होती है, ठीक है, और इंटरवेंशन बेस्ड होती है। ये कीवर्ड है एक्शन रिसर्च का, आपको याद रखना है कि एक्शन रिसर्च कैसी है, इंटरवेंशन बेस्ड है। तो इंटरवेंशन बेस्ड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कोर्स चल रहा है और बीच में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, बीच में इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने एक्शन रिसर्च को यहाँ पर इंप्लाई किया, ठीक है। तो इंप्लाई किया, क्या हो गया, यहाँ पर इंटरवेंशन हो गया ना इस कोर्स में एक्शन रिसर्च का। तो ये कैसी होती है, ये इंटरवेंशन बेस्ड होती है। ये चीजों को आपको याद रखना है। जो आपके नोट्स हैं बहुत ही टू द पॉइंट है, कीवर्ड्स रिलेटेड है, ठीक है, आपको अपनी लाइन में मिलेगा। इसीलिए आपको जब एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे ना, तो आपको ऐसे ही वर्ड मिलेंगे, इंटरवेंशन बेस्ड, साइक्लिक नेचर। इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे से इन चीजों को समझना है, ठीक है। देखिए, तो ये थी आपकी एक्शन रिसर्च। चलिए समझते हैं दूसरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होता है, तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में क्या होता है, डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स टू रीइंटरप्रिटेट एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में आप कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उन्हीं को फिर से रीइंटरप्रिटेट करके, यानी कि उन पर तर्क वितर्क करके और अच्छे से एनालाइज करके कुछ नया बना देते हैं, आप एक न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप कर देते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। नेक्स्ट है आपका इंपेरिकल रिसर्च। इंपेरिकल रिसर्च क्या होती है, देखिए, इंपेरिकल रिसर्च रिलाई करती है ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस विदाउट थ्योरी, ठीक है। तो इंपेरिकल रिसर्च जो है आपके एक्सपीरियंस पर, आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है और इट इज डेटा बेस्ड रिसर्च। तो यहाँ पर ये डेटा बेस्ड रिसर्च होती है। इसमें बेसिकली आप नंबर्स की फॉर्म में डेटा कलेक्ट करते हैं इंपेरिकल रिसर्च में, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि इंपेरिकल रिसर्च कौन सी अप्रोच को बिलोंग करती है, तो इंपेरिकल रिसर्च बिलोंग करती है पॉजिटिविस्ट अप्रोच
अप्रोच को, ठीक है, पॉजिटिविज्म अप्रोच को ये बिलोंग करती है। फ्रेंड्स, ये आपका एक न्यू टॉपिक होगा जिसमें आप समझेंगे कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, ठीक है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। तो ये दो टॉपिक आपको समझने हैं आने वाली क्लासेस में कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, ठीक है। अभी बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि एम्पिरिकल रिसर्च किसको बिलोंग करती है, ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच को बिलोंग करती है, ठीक है। और डेटा बेस्ड रिसर्च होती है, ये कीवर्ड आप याद रखेंगे, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है विदाउट थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। तो यहाँ पर दो रिसर्च आपको समझनी है। सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। देखिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब आप समझते हैं ना। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है यहाँ पर आप मात्रा की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव में आप किसकी बात करते हैं, मात्रा की बात करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में किसकी बात करते हैं, आप गुण की बात करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव आपको क्वालिटी चाहिए यहां पर, ठीक है। देखिए, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप डील करते हैं बेसिकली विद नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च में सिर्फ मात्रा से मतलब है, ठीक है, क्वालिटी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप डेटा को ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में, स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में यहाँ पर आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स अलाउ यू टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस बाय सिस्टमैटिकली कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। तो यहाँ पर आप किसी हाइपोथेसिस को जब टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, हाइपोथेसिस का मतलब बेसिकली यही है कि जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो आपके पास सबसे पहले एक प्रॉब्लम का होना जरूरी होता है, क्योंकि आप रिसर्च किस चीज पर करेंगे, उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे ना। तो इसी को ही रिसर्च एप्टीट्यूड की लैंग्वेज में, ठीक है, हाइपोथेसिस बोलते हैं इसी को ही। तो जो आप हाइपोथेसिस जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, सिस्टमैटिकली डेटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है, क्वालिटी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च को आप याद रखेंगे, ये किसके साथ डील करती है, नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में, और यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं विदाउट क्वालिटी, ठीक है। तो ये थी आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च रिलेटेड होती है आपकी गुण से, ठीक है, यहाँ पर आपको गुण से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं है। तो देखिए, क्वालिटेटिव मेथड्स अलाउ यू टू एक्सप्लोर आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस इन डेप्थ। तो फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्योंकि आपको क्वालिटी चाहिए, तो आपको यहाँ पर डेप्थ में नॉलेज का होना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर आप आइडियाज को, एक्सपीरियंस को डेप्थ में एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, डेप्थ में चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से चीजों का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। तो बेसिकली डील्स विद वर्ड्स एंड मीनिंग, इसका मतलब है यहाँ पर आप लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, उनका क्या कहना है, ठीक है। जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, तो आप डिफरेंट अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप कलेक्ट करते हैं वो डेटा सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता है, उसको कुछ मीनिंग होता है, ठीक है, क्वालिटी होती है उस चीज में। तो बेसिकली जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसको अगर कहीं वर्ड आपके सामने आ रहा है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, ठीक है, तो इन सब फॉर्म में आप क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ना कि सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में। जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च थी, वहां सिर्फ हम नंबर्स की फॉर्म में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्योंकि क्वालिटी चाहिए, तो आप डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, इन सब की फॉर्म में आपको डेटा को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये होती है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च और एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है। तो पहले आपको एक वर्ड समझना है, डिडक्टिव क्या होता है और इंडक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है, क्योंकि ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं सबसे पहले कि डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है, ठीक है। तो डिडक्टिव का मतलब होता है जनरल टू पार्टिकुलर। इस लाइन को आपको याद रखना है। डिडक्टिव रिसर्च में आप जनरल टू पार्टिकुलर जाते हैं। देखिए, इसका क्या मतलब है, सिंपली समझते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए फ्रेंड्स, आपने एक हाइपोथेसिस बनाई, आपने एक जनरल स्टेटमेंट दिया, ऐसा आपका मानना है कि चाय पीने से, ठीक है, चाय पीने से क्या होती है, नींद कम आती है, ठीक है। आपने एक जनरल स्टेटमेंट बना ली कि चाय पीने से क्या होता है, नींद कम आती है। तो आपने एक जनरल स्टेटमेंट बना ली, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, लेकिन इस जनरल स्टेटमेंट को बनाने के बाद आपने क्या किया, आप अलग अलग लोगों के पास गए, ठीक है, आप अलग अलग लोगों के पास गए। इस जनरल स्टेटमेंट को बनाने के बाद आपने इससे पूछा कि क्या चाय पीने से नींद कम आती है, तो इसने कहा यस ऐसा होता है, ठीक है। आप दूसरे व्यक्ति के पास गए तो इसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, फिर तीसरे के पास गए यस ऐसा होता है, चौथे के पास गए यस ऐसा नहीं
होता है, ठीक है। तो आपने पहले से एक जनरल स्टेटमेंट तो बना ली, आपने कोई टेस्ट नहीं किया, आपने बता दिया कि चाय पीने से नींद कम आती है, ठीक है, लेकिन ना तो आपने कोई टेस्ट रन किया है उस चीज पर, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पहले जो ये जनरल स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है, तो आप जनरल स्टेटमेंट बनाकर इन पार्टिकुलर लोगों के पास जा रहे हैं, अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, ठीक है। तो डिडक्टिव रिसर्च में आप क्या करते हैं, पहले से आप कोई स्टेटमेंट बना लेते हैं, कोई हाइपोथेसिस बना लेते हैं, उसे बनाने के बाद आप उसी चीज को प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। बस अभी आपको क्या करना है, जो आपने ये स्टेटमेंट बनाई है इस चीज को प्रूफ करना है, तो इसे प्रूफ करने के लिए आप लोगों के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें से आधे ने कहा कि ऐसा होता है और आधों ने कहा ऐसा नहीं होता है। तो डिडक्टिव रिसर्च में आप क्या करते हैं, जनरल टू पार्टिकुलर जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो समझते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है। तो इसमें हम जनरल टू पार्टिकुलर जाते हैं, पहले से कोई स्टेटमेंट बना लेते हैं और फिर उसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग एम्स एट टेस्टिंग एन एग्जिस्टिंग थ्योरी। तो जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है इसका क्या उद्देश्य होता है, जो पहले से एक एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको टेस्ट करना, ठीक है। ये पहले से ही तो एक थ्योरी है ना, ये थ्योरी है पहले से और इसको फिर बाद में हम टेस्ट कर रहे हैं, तो ये इसका उद्देश्य होता है। और डिडक्टिव रिसर्च आपकी एक जनरलाइजेशन बेस्ड होती है, एक सामान्यकरण बेस्ड होती है, ठीक है। डिडक्टिव रिसर्च जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च है इसमें आप क्वांटिटेटिव डेटा यूज करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, वही आपका मात्रा वाला डेटा, सिर्फ आपको यहां मात्रा से मतलब है, क्वालिटी से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब है, ठीक है। तो यहां पर किससे मतलब है, आपको सिर्फ नंबर से मतलब है, इसीलिए इस प्रकार की रिसर्च में, डिडक्टिव रिसर्च में आप सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा का यूज करते हैं, ठीक है। और जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च है ये आपकी पॉजिटिविज्म से रिलेटेड होती है। तो आपको बस यहाँ पर इतना याद रखना है कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पॉजिटिविज्म से रिलेटेड है। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म को हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे, ठीक है। तो अभी आपको इतना याद रखना है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च में। तो ये की पॉइंट्स हैं, की नोट्स हैं आपके एग्जाम के लिए, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी इम्प्रिको इंडक्टिव रिसर्च। तो अभी हमने डिडक्टिव रिसर्च को समझा, अभी हम समझेंगे कि इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है, ठीक है। तो इंडक्टिव रिसर्च में क्या करते हैं, हम पार्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, ठीक है। वहां पर जनरल टू पार्टिकुलर गए थे, लेकिन इंडक्टिव रिसर्च में पार्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। तो पार्टिकुलर टू जनरल क्या होता है समझिए फ्रेंड्स। आपको यहां पर क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट अलग अलग लोग हैं, ठीक है। आप शुरू में ही आप इन लोगों के पास जाते हैं, आपने इससे पूछा कि क्या चाय पीने से नींद कम आती है, तो इसने कहा हाँ। दूसरे के पास गए कि नहीं आती है, क्या चाय पीने से नींद कम आती है, हाँ। तो आपने पहले इन लोगों से चेक किया कि ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो पहले क्या किया, पहले आप पार्टिकुलर अलग अलग लोगों के पास यहाँ पर जा रहे हैं, आपने पहले डेटा कलेक्ट किया, पहले टेस्ट किया समाज में जाकर, सोसाइटी में जाकर कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। आपने एक ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। इसके बाद ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया, ऑब्जर्वेशंस किया, लोगों के इंटरव्यू लिए, ठीक है, इतनी मेहनत की, इसके बाद आप कोई स्टेटमेंट बनाते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर, ठीक है। फिर आप कोई स्टेटमेंट बनाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप टेस्ट कर चुके हैं। तो पार्टिकुलर टू जनरल का मतलब आप समझ गए होंगे। तो पहले आपने अलग अलग लोगों से टेस्ट किया, ठीक है, फिर आपने कोई जनरल स्टेटमेंट बनाई। तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है आपका इम्प्रिको इंडक्टिव रिसर्च में, पार्टिकुलर टू जनरल होती है, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड्स बेसिकली इंडक्टिव रीजनिंग का उद्देश्य क्या होता है, डेवलपिंग अ थ्योरी। इसका उद्देश्य होता है किसी थ्योरी को डेवलप करना, ठीक है। क्योंकि आप पहले यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, डेटा क्वालिटी वाला डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर आप कोई थ्योरी बना रहे हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है, डेवलपिंग अ थ्योरी। नेक्स्ट जो आपका इंडक्टिव रिसर्च है ये रियलिटी बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर जो रियलिटी है वही दिखती है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी बात को किसी पर थोप नहीं रहे हैं, अपनी बात को प्रूफ करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप रियलिटी को चेक करते हैं ना, पहले आप टेस्ट कर रहे हैं, पहले जो भी रियलिटी है उसको बताते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंडक्टिव रिसर्च में, इम्प्रिको इंडक्टिव रिसर्च में क्वालिटेटिव डेटा का यूज होता है, ठीक है। और ये पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड है, इस चीज को आपको याद रखना है, ये हम आने वाली क्लास में समझेंगे। तो क्वालिटेटिव डेटा का यूज होता है इम्प्रिको इंडक्टिव रिसर्च में। और इस प्रकार की रिसर्च में आपको इंटेंसिव स्टडी करने की जरूरत होती है, ठीक है। डेप्थ में जाकर चीजों को आपको जानना होता है, ठीक है। तो इम्प्रिको इंडक्टिव रिसर्च ये एक आपकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च होती है, क्योंकि यहाँ पर पहले आप डेटा कलेक्ट करते हैं, पहले आप टेस्ट करते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज करते हैं लोगों के, उसके बाद कोई आप थ्योरी डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर आपने जो ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पर किसी थ्योरी को डेवलप किया, ठीक है। तो जो आपकी इम्प्रिको इंडक्टिव रिसर्च है ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है, ठीक है। पार्टिसिपेटिव पर्सपेक्टिव को इसमें इंपॉर्टेंस दी जाती
जाती है। तो पहले इसमें जो पार्टिसिपेंट थे, ठीक है, जिन चीज़ों पर आपने अपना टेस्ट रन किया, जो पार्टिसिपेंट थे उनके पर्सपेक्टिव को आपने इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है, पार्टिसिपेटिव पर्सपेक्टिव को कहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है, एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च में दी जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हमने समझा आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है और एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है। तो ये दो रिसर्च आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको जो ये नोट्स दिए जा रहे हैं इनको आप अच्छे से करेंगे और जो क्लास में आपको समझाया जा रहा है उनको आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है, तभी आपसे क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो जो भी नॉलेज आपको मिल रही है हर यूनिट से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड, इसको आपको एग्जाम में अप्लाई करना होगा, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं होते हैं, अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है, ठीक है, अच्छे से याद किया है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जितनी भी नॉलेज है आप उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करके ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और इसके साथ आप प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपने, आई होप कि आपने जो एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है, ठीक है, यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन की बुक आती है, ये अच्छी बुक है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको इसको सजेस्ट कर रही हूं। तो आप इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पेपर 1 के, उनको अच्छे से लगाइए, ठीक है, जितना भी पेपर है उनको अच्छे से कीजिए। और पेपर करने का तरीका मैं आपको बताई हूं कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको करना है। तो जो भी पूरा का पूरा पेपर है, फुल पेपर है, जो 50 क्वेश्चन है, उनको आप अच्छे से कीजिए, पहली बार पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी चीजें आपको नहीं आ रही थी। तो जो भी नहीं आ रहा था या आपको लग रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको आप हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से हाईलाइट कर दीजिए चीजों को। और जो हाईलाइट पोर्शन है आपका, उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए एग्जाम तक, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछा जा सकता। आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है वो आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर को एक तरीके से, क्या बताऊं, कि बिल्कुल अच्छे से उसको खा लेना है, ठीक है, एकदम पचा लेना है, अच्छे से डाइजेस्ट कर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्योंकि उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करेंगे, फिर से आएंगे, कॉन्सेप्ट्स फिर से रिपीट करेंगे, तो आप इनको प्लीज अच्छे से कीजिए, ठीक है, और क्लास को अच्छे से समझिए, अपने नोट्स बनाइए। आई होप कि आपको सारी क्लासेस पसंद आ रही हूँ, ठीक है, समझ में आ रही हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही। आज हमने रिसर्च टाइप्स को बहुत ही अच्छे से समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सारी थ्योरीज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।